चलिए हम एक रिएक्शन लिख ले यहां पर। फॉर एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट the necessary condition is that we have to write a balanced reaction। तो एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिख लिए यहां पर। अब सपोज एक कंटेनर में हम अमोनिया का मोल्स ले लिए 1, ऑक्सीजन का भी मोल्स ले लिए 1, और हमसे पूछ लिया यहां पर कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कितना मोल्स बनेगा और वाटर का कितना मोल्स बनेगा। अब देखिए यहां पर जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो और प्रोडक्ट का अमाउंट पूछे तो सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हमें पता करना है इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। फिर से सुनिए, जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो और प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल ले। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैलकुलेशन ये बिल्कुल सेपरेटली करेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट द मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट हैज टू बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो अमोनिया के लिए हो गया 1/4, डाइऑक्सीजन moles actually present is 1 and coefficient is 5. So moles actually present has to be divided by coefficient, जिसके लिए वैल्यू कम आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। किसके लिए वैल्यू कम आ गया? O2. So here O2 is the limiting reactant। अब एक बार लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया तो हम किसी का भी अमाउंट निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। अब किसी का भी अमाउंट निकालना है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई करके निकाल लेंगे। जैसे सपोज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निकालना है तो यूनिटरी मेथड में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और जिसका निकालना है उसको लिख देंगे राइट हैंड साइड में। सबसे पहला रिलेशन हम लिखते हैं बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट का 5 मोल्स खत्म होता तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 4 मोल्स बनता। यस सर। मगर इस रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन का कितना मोल्स लिया है? 1। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का अगर 1 मोल खत्म होगा तो NO का कितना बन जाएगा? 4/5। दैट इज 0.8। 0.8। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मोल्स आ गया 0.8। अब बिल्कुल इसी तरीके से वाटर का भी निकाल लें। फिर से बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड और जिसका निकालना है उसको राइट हैंड साइड में। सबसे पहला रिजल्ट कोफिशिएंट से लिखना है। अगर डाइऑक्सीजन का 5 मोल्स खत्म होता तो वाटर का मिल जाता 6 मोल्स, मगर लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमने 1 मोल ही लिया है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का अगर 1 मोल खत्म होगा तो वाटर का कितना बन जाएगा? 6/5। 1.2। So moles of water formed in the reaction is 1.2। सबको आई बात समझ में? कैसे करना है? यस। चलिए अब समझ गए हैं तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग ले लें। डाइनाइट्रोजन ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फिर से एक बैलेंस रिएक्शन लिख लिए। हमने एक कंटेनर में ले लिया डाइनाइट्रोजन का 7 ग्राम और डाइहाइड्रोजन का हमने ले लिया यहां पर 6 ग्राम्स। हमसे पूछ दिया कि अमोनिया का कितना मास बनेगा इस रिएक्शन में। द मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। रिएक्टेंट का
मास दिया है, प्रोडक्ट का निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं मास एंड मास रिलेशनशिप। अब देखिए फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया, प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेंगे। डाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? So 28. 28. नाइट्रोजन एटॉमिक मास इज 40। वैसे डाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास ये होता है 2। 2. अब एक बार मास पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो मोल्स निकाल सकते हैं। Yes, sir. मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन ये आ गया 7/28, दैट इज 1/4। मोल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही करना है। 6/2 ये आ गया 3। अब एक बार मोल्स आ गया, कोफिशिएंट पता है, तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। Yes, लिमिटिंग sir. रिएक्टेंट का कैलकुलेशन ये बिल्कुल सेपरेटली कर लेंगे। डाई नाइट्रोजन मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट इज 1/4, कोफिशिएंट इज 1, तो ये आ गया 1/4 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 1/4। डाई हाइड्रोजन moles actually present is 3, coefficient is also 3, ये आ गया 1। दोनों में से कम वैल्यू आ गया डाई नाइट्रोजन के लिए। Dinitrogen. डाई नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बताइए इसके बाद क्या करना है हमें? एक बार लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया, फिर इसके बाद का स्टेप क्या है? N2. जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया, इसके बाद वी हैव टू They अप्लाई will have the moles. अब सीधे यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, और जिसको निकालना है उसको राइट हैंड साइड में। ये कौन सी क्रांतिकारी बच्ची है? चलिए, तो एक बार लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया, इसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका निकालना है उसको राइट हैंड साइड में। सबसे पहला रिजल्ट कोफिशिएंट से, डाई नाइट्रोजन का अगर 1 मोल खत्म होगा तो अमोनिया का 2 मोल्स बनेगा। मतलब जितना मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट का खत्म होगा उसका डबल अमोनिया का बनेगा। इस रिएक्शन में डाई नाइट्रोजन का कितना मोल्स लिया है हमने? 1/4। अमोनिया का कितना बन जाएगा? डबल ऑफ दिस। Yes, sir. 2. डबल ऑफ 1/4 हो गया। Yes, sir. 2. 1/4 का डबल 2 होता है। 1/2. 1/2. 1/2। So half moles of ammonia will be formed in the reaction. ये आ गया। अब एक बार मोल्स आ गया तो मास तो निकाल ही सकते हैं। मास Yes, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, और मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। NH3 का मोल्स आ गया हमारे पास 1/2। NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 14 + 3 17। So your answer is 8.5 grams. सबको आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes. चलिए, अब यहीं पर अगर हम आपसे पूछ दें कि एक बार ये रिएक्शन हो गया तो NH3 का कितना मास बन गया? 8.5 ग्राम्स। N2 का कितना मास बचा रह जाएगा? एक बार रिएक्शन हो गया तो डाई नाइट्रोजन का कितना मास बचा रहेगा? डाई नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट? Limiting reactant.
लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट तो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। Yes, sir. तो एक बार रिएक्शन हो गया तो डाई नाइट्रोजन कितना बच जाएगा? 0। 0. डाई हाइड्रोजन कितना बचा रहेगा? So 6 gram. 6 ग्राम। 6 ग्राम तो था, इसका पूरा का पूरा बचा रहेगा। रिएक्शन के बाद डाई हाइड्रोजन कितना बचा रहेगा? तो इसको तो हम बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकाल ले, लगा ले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इनिशियल मास हैज टू बी इक्वल टू फाइनल मास। इनिशियल मास किसका होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है हमारे पास? 7 + 6 दैट इज 13 ग्राम्स। तो फाइनल मास भी कितना होना चाहिए? 13 ग्राम्स। फाइनल मास मतलब एक बार रिएक्शन हो गया। अब एक बार रिएक्शन खत्म हो गया तो डाई नाइट्रोजन, इसका मास तो बच गया 0। डाई हाइड्रोजन का कितना मास बचेगा ये निकालना है, इसको x मान लें। NH3 कितना मिल गया? 8.5 ग्राम्स। फाइनल मास तो रिएक्शन सिस्टम में यही है हमारे पास, 8.5 gram. अब ये मिल करके कितना होना है? 13 ग्राम्स। इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 3.5 ग्राम्स। So mass of dihydrogen left after the reaction will be 3.5 grams. अब 6 ग्राम्स डाईहाइड्रोजन का लिए थे और 3.5 ग्राम्स कंज्यूम हो गया। इसका मतलब डाईहाइड्रोजन का कितना मास बच गया हमारे पास? सॉरी, कितना मास डाईहाइड्रोजन का कंज्यूम हो गया इस रिएक्शन में? लिए थे 6 ग्राम, बचा रह गया 3.5 ग्राम्स। तो कितना मास 2.5. यूज हो गया? 2.5। 2.5. बिल्कुल सही। चलिए, अब आप लोग समझ गए हैं तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन मैं दे दूं आप लोग को। 2CO plus O2 gives 2CO। हाँ जी। नो जी। सारे बच्चों अपने आप को म्यूट रखिए, बस जब पूछना हो उस टाइम अनम्यूट कीजिए। 2CO plus O2 gives 2CO2। सपोज हम एक कंटेनर में ले लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसका हमने ले लिया 28 ग्राम्स। डाई ऑक्सीजन, इसका हम ले लें 8 ग्राम्स। हमें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनेगा। मॉलिक्यूलर मास में लिख दे रहा हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 16 + 12 28। डाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 × 2 32। चलिए, अब आप लोग आंसर निकाल के बताइए। मास ऑफ CO2 दैट विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम्स। So 22 gram. 22 ग्राम्स आ रहा है। Yes, sir. किसने बताया आंसर? Sir, Aarti. आरती, वेरी गुड, एक्सेलेंट। इतना जल्दी अगर आंसर आप लोग बताने लगेंगे
तब तो बिल्कुल नेट फुट जाएगा आप लोगों से। बस ऐसे ही बताते रहना आंसर। वेरी गुड आरती। चलिए तो फिर से एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया था और प्रोडक्ट का अमाउंट बताना था। तो सबसे पहले तो हम मोल्स देख ले। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मोल्स हो गया 28/28 1। डाई ऑक्सीजन, इसका मोल्स हो गया 8/32 1/4। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेशन, moles actually present has to be divided by coefficient। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आ गया 1/2 और डाई ऑक्सीजन, इसके लिए मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट इज 1/4, कोफिशिएंट है 1, ये आ गया 1/4। दोनों में से कम वैल्यू आ गया डाई ऑक्सीजन के लिए। सो डाई ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक बार लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया तो फिर यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड में लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में और जिसका निकालना है उसको राइट हैंड साइड में। पहला रिजल्ट कोफिशिएंट से देखते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का 1 मोल खत्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल्स बनेगा, और जितना मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट का खत्म होगा उसका डबल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। इस रिएक्शन में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का लिया था 8 ग्राम्स या 1/4 मोल्स। तो 1/4 मोल्स अगर डाई ऑक्सीजन का खत्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा हाफ मोल। सो मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज हाफ, और मोल्स हाफ आ गया, इसका मतलब मास विल बी moles multiplied by molecular mass, that is 22 grams. सबको आई बात समझ में? अब देखिए, अगर एक ही रिएक्टेंट दिया है तब तो वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ही होगा, और तब उसी के बेसिस पर हमें आंसर निकालना है। हमें दिया है मार्बल को अगर हम स्लाइटली हीट कर दें देन वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम लेके चल रहे हैं 10 ग्राम्स। 10 grams of calcium carbonate is heated। हमें बताना है मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। प्रोडक्ट साइड में जो सॉलिड होता है वही प्रेसिपिटेट होता है। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, और दूसरा हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मोलर मास होता है 100। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास 56। कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको पता ही है 44 ग्राम्स। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। कैल्शियम ऑक्साइड का वेट 5.6 ग्राम होगा। बिल्कुल सही। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मोल्स हो गया 10/100, दैट इज 1/10। अब एक ही रिएक्टेंट है तो इसी के बेसिस पे दोनों प्रोडक्ट्स को निकालना है हमें। सारा रिएक्शन यहाँ पे किस रेशियो में हो रहा है? 1:1। तो 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट का खत्म होगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा। तो अगर 1/10 मोल्स खत्म हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी बन जाएगा 1/10 मोल्स। और फिर से
कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो यहाँ भी रेशियो 1:1 ही है। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा। सो मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज ऑल्सो 1/10। तो दोनों का मोल्स यहाँ पर 1/10 आ गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड का हमें निकालना था मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल्स आ गया 1/10, मोलर मास है 56 ग्राम्स। यहां पर आंसर आ गया 5.6 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीटर्स एट STP। दिस इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4। मोल्स है 1/10 और ये आ गया 2.24 लीटर। तो एक बार मोल्स आ गया तो मास और वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं। यस सर। यस सर। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। चलिए, आपको एक रिएक्शन दिया है यहां पर, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम फॉस्फेट के साथ। ये दे रहा है बेरियम फॉस्फेट। बेरियम क्लोराइड का मोल्स आपको दिया है 0.5। सोडियम फॉस्फेट का मोल्स दिया है 0.2। बेरियम फॉस्फेट का कितना मोल्स बनेगा ये बताना है। पहला ऑप्शन है 0.5, दूसरा है 0.2, तीसरा है 0.1 और चौथा है नन। जिसका भी आ जाएगा बता देगा। सर 0.2। 0.2। चलिए, आरती का आ गया 0.2। और किसी का कुछ? सर 0.2। 0.2। चलिए चेक कर ले हम लोग इसको। सबसे पहले देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। बोलिए, इस रिएक्शन नो सर। नो सर। सही। और जब तक रिएक्शन बैलेंस ना हो वी कैन नॉट अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बेरियम फॉस्फेट का निकालना है तो बेरियम और फॉस्फेट तो बैलेंस्ड होना चाहिए। बेरियम राइट हैंड साइड में है 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 होना चाहिए। सो फॉस्फेट राइट हैंड साइड में है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 फॉस्फेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने बैलेंस्ड रिएक्शन लिख लिया यहां पर। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है और प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेंगे।
लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट हैज टू बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो बेरियम क्लोराइड के लिए आ गया 0.5/3, दिस इज 0.16। सोडियम फॉस्फेट, इसके लिए मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट इज 0.2, कोफिशिएंट इज 1, ये आ गया 0.1। दोनों में से कम वैल्यू किसके लिए आया? सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट, दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक बार लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया तो यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। यस सर। लिमिटिंग रिएक्टेंट और बेरियम फॉस्फेट ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है? 2:1। 2:1। तो 2 मोल्स अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट का खत्म होगा तो 1 मोल बेरियम फॉस्फेट का बनेगा। मतलब जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होगा उसका आधा बेरियम फॉस्फेट बनेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का अगर 0.2 मोल्स खत्म हो रहा है तो बेरियम फॉस्फेट का कितना बनेगा? 0.1। 0.1। तो करेक्ट आंसर इज सी। मुस्कान ने बिल्कुल सही आंसर बताया था, वेरी गुड मुस्कान। दिस इज प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन। तो एक बार ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो अब लिमिटिंग रिएक्टेंट पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। चलिए, अब एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है और दूसरे रिएक्टेंट का ही अमाउंट निकालना है। जैसे सपोज हम एक रिएक्शन लिख लें, यहां पर फिर से यही रिएक्शन ले लें, 2CO plus O2 gives 2CO2। यहां पे सपोज डाई ऑक्सीजन का मास हमें दे दिया 16 ग्राम्स और हमसे पूछ दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना मास रिएक्ट करेगा। तो एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है और दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना है। तो अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने की तो जो जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा नहीं, एक रिएक्टेंट का ही दिया है और दूसरे रिएक्टेंट का ही निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लेंगे। यूनिटरी मेथड में जिसका दिया होता है उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। डाई ऑक्सीजन का दिया है तो इसको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जिसको निकालना है उसको लिख लेंगे राइट हैंड साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास 28, डाई ऑक्सीजन इसका मॉलिक्यूलर मास 32। फिर से पहला रिजल्ट लिखते हैं कोफिशिएंट के बेसिस पे। डाई ऑक्सीजन का अगर खत्म होता 1 into 32 ग्राम्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बनता 2 into 28 ग्राम्स। ठीक है, यस सर। ये हमने लिख लिया। कोफिशिएंट के बेसिस पे मास होता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो कोफिशिएंट के बेसिस पे हम लिख सकते हैं डाई ऑक्सीजन का अगर खत्म होगा 1 into 32 ग्राम्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का खत्म होगा 2 into 28 ग्राम्स। तो डाई ऑक्सीजन का अगर खत्म होगा 1 ग्राम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना खत्म होगा? 2 into 28 बाय 1 into 32। मगर इस रिएक्शन में डाई ऑक्सीजन का कितना मास खत्म हो रहा है? 16 ग्राम्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना खत्म होगा? 32। यही हो जाएगा। यस सर। अब इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए 16 2 is 32 और ये हो गया 14 into और 28। grams। 28। सबको आ गई बात समझ में कैसे करना है? यस सर। चलिए, समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमें दिया है आयरन, दिस इज रिएक्टिंग विथ स्टीम
to form Fe3O4. बैलेंस कर लें इसको पहले। यहां पर वाटर का मास दिया है 36 ग्राम्स और आयरन का मास कितना कंज्यूम होगा ये बताना है। Find the mass of iron that will react completely with 36 grams of steam for the formation of Fe3O4. वाटर का मॉलिक्यूलर मास ये होता है 18 ग्राम्स, आयरन का मोलर मास ये होता है 56 ग्राम्स। चलिए अब आंसर बताइए आप लोग। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56। सर 84 ग्राम। 84 ग्राम्स आरती बता रही है। यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। वेटिंग टिकट मिलेगा तो ले लेंगे छोटू। चलिए सबका आ गया आंसर या किसी का नहीं आया? सर आ गया। आ गया। फिर से यूनिटरी मेथड, जिसका दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड में और जिसका निकालना है उसको राइट हैंड साइड में। सबसे पहला रिजल्ट कोफिशिएंट से लिखना है। अगर वाटर का कंज्यूम होगा 4 इंटू 18 ग्राम्स, एक मिनट बच्चों। तो स्टीम का अगर खत्म हो रहा है 4 इंटू 18 ग्राम्स, तो आयरन का खत्म होगा 3 इंटू 50। तो अगर वाटर का खत्म होगा 36 ग्राम्स, तो स्टीम का कितना खत्म होगा? 3 इंटू 56 बाई 4 इंटू 18 इंटू 36। और ये आ गया 84 ग्राम्स। चलिए ये तो हमने, अब आप न्यूमेरिकल्स बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, और कैलकुलेशन ऑफ मोल्स पे किसी भी तरीके का प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब फिर से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आ जाएं, मोलैरिटी। और यहां पर जो मेन टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या चीज के बारे में बताता है हमें?
अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट, और जो एक्सेस में होता है वो होता है सॉल्वेंट। और सॉलिड और लिक्विड अगर प्रेजेंट है तब तो सॉलिड हमेशा सॉल्यूट होगा और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा। कॉन्सेंट्रेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज मोलैरिटी। इसका यूज आपको क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्लास 12th में जिस चैप्टर में आपको पढ़ना है दैट इज सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन एक चैप्टर है 12th का, तो वहां पर भी ये फिर से आएगा, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से कीजिए। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? Number of moles of solute dissolved per liter of solution. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। तो मोलैरिटी बोले या मोल्स पर लीटर बोले, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आरती हैं। Yes, sir. आरती, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? Sir, chemistry. केमिस्ट्री, वेरी गुड। इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में कोई सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। हाँ आरती, क्लास 10th में कितना आया था आपको बोर्ड्स में? Sir, 93%. 93%। तनिषा? यस सर। आपके 10th में कितने आए बच्चे? 91%। 91%। कैसे इतना परसेंट ले आते हैं आप लोग? 91% या 90+ जो भी होता है दैट बहुत ही अच्छा है। हमें तो इतना याद है कि हमें 12th में आया था 79%, और वो 79% में मैंने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, सीबीएसई बोर्ड। Sir, मेरा भी CBSE था. तो वही तभी मैं बता रहा हूँ कि 79% में मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर गया, और 79% में मुझे एडमिशन मिल गया यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज में। अब आज के टाइम में तो मैं देखता हूँ 96%, 95% वाले बच्चों को भी नहीं मिल रहा है एडमिशन। तो इतना परसेंट कैसे आ रहा है? मतलब सारे बच्चे अब पढ़ने वाले हो गए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो 10th में आप लोगों ने करके दिखा दिया है, तब इसीलिए आप लोगों से एक्सपेक्टेशन भी हो गया, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर। अब एक बार आपने अच्छा कर दिया है लाइफ में, तो बिल्कुल वाजिब है कि आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, सबका एक्सपेक्टेशन हो गया आपके साथ। तो अगर आपको आगे अच्छा करना ही नहीं था तो 10th में अच्छा मार्क्स लाना ही नहीं था। अब तो आप लोग अच्छा मार्क्स ला करके फंस गए, अब तो आगे करके दिखाना ही है कुछ ना कुछ। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मोलैरिटी, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी का डेफिनेशन आप लोग बिल्कुल सही बता रहे थे। मोलैरिटी, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution. Molarity is moles of solute present in 1 liter of solution. मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला ये फिर से यूनिटरी मेथड से ही आता है। दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by
Volume of solution in liters. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब यहीं पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये हो जाता है मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट and volume of solution in liters multiplied by 1000. This will be volume of solution in milliliters. So molarity is either moles per liter or millimoles per milliliter. 1 लीटर में जो भी मोल्स होगा या 1 मिलीलीटर में जो भी मिलीमोल्स होगा वही होता है मोलारिटी। मोलारिटी will depend on temperature or will be independent of temperature. Depend upon It temperature. will depend upon temperature. मोलारिटी विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जहां भी वॉल्यूम टर्म आ गया, वॉल्यूम तो ये तो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा, सो मोलारिटी विल आल्सो चेंज विद टेम्परेचर, और मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब देखिए यहां पर, अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको मोल्स पता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है लीटर्स में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके मोलारिटी तो निकाल ही सकते हैं। अब यहीं से देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? Molarity into volume of the solution. मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute, this will be product of molarity and volume of solution in liters. ठीक है? Yes. Yes, sir. चलिए अब यहां पर देखिए, तो जब भी हम मोलारिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे तो इससे मोल्स आ जाएगा। देखिए सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने ले लिया 1/2 लीटर ऑफ वाटर, या यहां पर है 1 लीटर ऑफ वाटर। अब शरबत बनाना है तो यहां पर हमने ऐड कर दिया 2 मोल्स ऑफ शुगर, ये इसमें ऐड कर दिया गया। 2 मोल्स ऑफ शुगर ऐड करने से ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत मीठा बन गया, शरबत बहुत मीठा लगने लगा। तो यहाँ पर मीठापन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर और पानी डाल सकते हैं। और पानी डाल सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे सपोज हम इसमें और ऐड कर दिए, फर्दर 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट एडिशन का मतलब हो गया डाइल्यूशन। अब एक बार हमने एडिशनल 1 लीटर वाटर डाल दिया, तो इसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि अब शुगर का कितना मोल्स है सॉल्यूशन में, तो क्या बताएंगे? सर 2 मोल्स होंगे। 2 मोल्स होंगे, बिल्कुल सही। शुगर के तो अमाउंट में कोई चेंजेस ला नहीं रहे, या सॉल्यूट के अमाउंट में तो कोई चेंजेस ला नहीं रहे, तो सॉल्यूट का जितना मोल्स पहले था अब भी वही होगा। तो जब भी हम सॉल्वेंट डालेंगे और जब भी हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन अनचेंज्ड। सबको आई ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whenever
solution is diluted. Moles of solute remains unchanged. और moles of solute क्या होगा? Product of molarity and volume. Yes, sir. That is, product of molarity and volume will not change. So whenever we conduct dilution of solution, moles of solute has to remain same. That is, product of molarity and volume has to remain same. जैसे सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का इनिशियली मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1. अब इसी में हमने और सॉल्वेंट ऐड कर दिया. फर्दर मोर सॉल्वेंट इज एडेड. अब एक बार सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, और वॉल्यूम चेंज कर जाएगा मतलब मोलैरिटी भी चेंज कर जाएगा. यहाँ पर मोलैरिटी चेंज होकर के हो गया M2 और वॉल्यूम चेंज होकर के हो गया V2. मगर सॉल्वेंट ऐड करने से सॉल्यूट का मोल्स तो वही रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम विल रिमेन सेम. सो हियर वी कैन राइट M1V1 is equal to M2V2. M1V1 is equal to M2V2. इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन. And this is applicable on dilution of solution. बस फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त एक ही चीज ध्यान में रखना है, वॉल्यूम दोनों तरफ सेम यूनिट में होना चाहिए. मतलब एक तरफ मिलीलीटर में लिए तो दूसरी तरफ भी मिलीलीटर में लेंगे, और एक तरफ लीटर में लिए तो दूसरी तरफ भी लीटर में लेंगे. दैट इज विल बी इधर इक्वेटिंग मिलीमोल्स और मोल्स. अब इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सपोज हमें दिया है 2 मोलर 200 मिलीलीटर ऑफ HCl is diluted to 1 liter. Find resultant molarity. Dilution का केस है, so moles of solute can be equated, और here we can write M1V1 is equal to M2V2. Initially molarity है 2, वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर्स. So 0.2 liter. मोलैरिटी और फाइनल मोलैरिटी निकालना है. फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया? अब एक तरफ मिलीलीटर में लिए तो दूसरे तरफ भी मिलीलीटर में लेना है. 1 liter, this is equal to 1000 milliliters. यही हो गया. और फाइनल मोलैरिटी, दिस इज 400 by 1000. 400 by 1000 क्या आ गया? So 0.2. यही हो गया ना? Yes, sir. So resultant molarity of this solution is 0.4. 4. मतलब केमिस्ट्री में बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले तो आंसर सही आ ही जाएगा आपका. अब देखिए कि ये क्वेश्चन कीजिए. 2 मोलर
999 milliliters of nitric acid. To 2 molar 999 milliliter of nitric acid solution, we add further 1 milliliter of water. Find resultant molarity. One 1998. 1998 यही आ रहा है। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इनिशियली मोलैरिटी है 2 और वॉल्यूम है 999 मिलीलीटर। फाइनल मोलैरिटी निकालना है। फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 milliliter. पहले 999 था और इसमें 1 मिलीलीटर और ऐड कर दिए। 1000 milliliter. फाइनली कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। 999 milliliter में 1 milliliter has been further added, so final volume will become 1000 milliliters. So final molarity ये हो गया 2 into 999 divided by 1000। कितना हो गया ये? 1.9. 1.999. Sorry, 1.998. यही हो गया 1.99। Yes, sir. 1.998, yes sir. तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। What should be molarity of pure water? बताइए। What should be molarity of water? इस बैच के बच्चे सब तो बहुत अच्छे हैं। प्रतिभा, मुस्कान, सब बिल्कुल सही सही आंसर बता रहे हैं। वेरी गुड। सर पेपर में मॉलिक्यूलर मास गिवन होते हैं। मॉलिक्यूलर मास दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर कॉमन है तब तो बिल्कुल हो सकता है ना भी दे। एटॉमिक मासेस जो जनरल एलिमेंट्स के हैं वो हमें पता होने चाहिए। तनिषा, उज्जवल बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मोलैरिटी हमें निकालना है। मोलैरिटी ये फिर से क्या होता है? मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में
जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएगा यही मोलैरिटी होगा। 1 लीटर में जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएगा यही मोलैरिटी होगा। तो हमें वाटर का मोलैरिटी निकालना है, तो हम ले लें यहां पर 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो यहां पर वाटर का वॉल्यूम हो गया 1000 मिलीलीटर्स। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीग्राम पर मिलीलीटर। अब एक बार वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो हम मास निकाल सकते हैं। यस सर। मास ऑफ वाटर ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, तो ये आ गया 1000 ग्राम्स। वैसे भी डेंसिटी हमें क्या बता दिया कि हर मिलीलीटर ऑफ वाटर का मास है 1 ग्राम, और जितना वाटर का वॉल्यूम होगा मिलीलीटर में वही उसका मास भी होगा ग्राम्स में। हर मिलीलीटर का मास है 1 ग्राम, तो 1000 मिलीलीटर का मास हो गया 1000 ग्राम्स। अब मास आ गया तो मोल्स तो निकाल ही सकते हैं। यस सर। मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1000 by 18. क्या जाएगा? 5.5. 55.6। आपको हम दे दें यहां पर 4 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको दिया है। फिर से हम सपोज ले लें 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? और फॉर्मूला मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40। अब आपको निकालना है यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों बताइए क्या क्या आएगा। बिल्कुल डेफिनेशन पे जाइए। मोलैरिटी ये क्या होता है? मोल्स पर लीटर, यही होता है। तो मोलैरिटी 4 दिया है, मतलब 4 मोल्स इज प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोर मोल्स of sodium hydroxide is present in 1 liter or in 1000 milliliter of solution. Okay. अब यहां पर सॉल्यूट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूट का हमें मोल्स पता है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी पता है। अब एक बार मोल्स और मॉलिक्यूलर मास दोनों पता है तो मास आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट, that is mass of sodium hydroxide. This will be moles multiplied by molecular mass. Yes, sir. Yes, sir. आ गया 160 ग्राम्स। सॉल्यूशन का हमें क्या क्या पता है? सॉल्यूशन का एक तो वॉल्यूम पता है
और दूसरा सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है। डेंसिटी। अब वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों पता है तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, Yes, sir. मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। वॉल्यूम है हमारे पास 1000 मिलीलीटर्स, डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये आ गया यहाँ पर 1000 ग्राम्स। तो पूरे सॉल्यूशन का मास है 1000 ग्राम्स और सॉल्यूट का मास है 160 ग्राम्स। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? 1000 minus 160. बिल्कुल सही। मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 840. 840. 840 ग्राम्स। यस सर। अब यही सब छोटा छोटा चीज आप लोग समझ जाएंगे तो कंसंट्रेशन पे डिफिकल्ट भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो भी आप कर लेंगे। बस चीजों को तोड़ना आना चाहिए आपको कि एक बार 4 मोलर दे दिया, इसका मतलब 4 मोल सॉल्यूट का है हमारे पास इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 4 मोल सॉल्यूट का है इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सब अप्लाई करके आप देखेंगे मोलैरिटी से मोलैलिटी या दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, Yes, sir. इससे ज्यादा मैं आप लोग को प्रेशर नहीं देना चाहता। आज काफी कुछ सीखे हम लोग और जो भी हमने किया है उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है उसको फिर से एक बार देखिएगा सारे क्वेश्चंस को। Okay, sir. Okay, sir. ओके बच्चे, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बच्चों। Thank you, sir. Thank you, sir.